दृष्टिया के लर्निंग ऐप पर मैं राजू सिंह आप सबका स्वागत करता हूं इस यूजीसी अर्थशास्त्र के क्लास में। सिलेबस यहां दिया हुआ है, एक बार आप लोग देख लीजिए, वैसे आपको पता ही होगा। तो मालूम है कि ये 10 यूनिट में बटा हुआ है और व्यष्टि, समष्टि, सांख्यिकी तथा अर्थमिति, गणितीय अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र और लोक अर्थशास्त्र, मुद्रा और बैंकिंग, समृद्धि और विकास अर्थशास्त्र, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र और जनांकिकी, और लास्ट में है भारतीय अर्थव्यवस्था। 10वां यूनिट है, काफी विशेष है ये। ठीक है। इसकी शुरुआत जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र से दिखा रहा है, ठीक, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। लेकिन हम लोग थोड़ी इसकी शुरुआत की चीजें भी पढ़ेंगे क्योंकि प्रश्न वहां से भी बनता है। सिलेबस में भले ही ये दिखाते हैं सीधे माइक्रो पे आकर के, लेकिन आप देखेंगे तो इसके परिभाषा खंड और जो बेसिक चीजें हैं थोड़ी सी, जैसे साम्य का जो है, और इस तरीके से कुछ शुरुआती चीजों को भी हम लोग देख करके ही आगे बढ़ेंगे। और मेरी कोशिश होगी कि 2 दिन के अंदर इसको पूरा कर लिया जाए, जो बेसिक चीजें हैं। उसके बाद हम लोग इसको शुरू करेंगे। आपने देखा होगा अपना जब एडमिशन लिए होंगे तो उसमें दिखाया होगा कि 120 लेक्चर्स इसमें तय किए गए हैं और 120 लेक्चर्स हैं, और प्रत्येक महीने में यानी प्रत्येक वीक में 6 क्लास होनी है, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, यानी एक महीने में केवल 4 ही छुट्टी होगी, या अधिकतम 5 संडे होगा तो 5 छुट्टी। कोई विशेष परिस्थिति होने पर छुट्टी हो जाए वो अलग बात है, लेकिन रेगुलर क्लास होती है। ठीक है, और इस तरीके से अगर देखा जाए तो दिसंबर आने में अभी लगभग 6 महीने का टाइम है, थोड़ा कम ही है 6 महीना से, और ये कोर्स आपका 6 महीने का है। अगर लास्ट में ऐसा लगेगा कि आपके पेपर होने में अभी कोर्स बचा है तो उन दिनों मैं 2-2 यूनिट मैंने 2-2 लेक्चर कर लूँगा, लेकिन आपके एग्जाम से पहले इसको समाप्त कर। ठीक है, कभी आवश्यकता पड़ी तो संडे को भी 2-2 क्लासेस का शेड्यूल रख करके, और इस तरीके से आपकी अगली परीक्षा से पहले इस कोर्स को हम समाप्त कर देंगे। और ज़्यादा तो नहीं, 10 दिन का समय अवश्य उसके पहले समाप्त करें, क्योंकि यह उचित नहीं होगा कि परीक्षा के 1 दिन पहले और 2 दिन पहले कोर्स खत्म की जाए, यह उचित नहीं होगा। तो मैं एक टारगेट ये भी लेके चलता हूं कि आपके एग्जाम डेट से 10 दिन पहले हमारा ये कोर्स पूरी हो जाए। ठीक है, तो आपके लिए रिवीजन का टाइम, फ्री माइंड, सब कुछ रिवाइज करने का। एक दूसरी बात जो और है आपसे, वो ये है कि आपको कोई मटेरियल नहीं गया है, और अभी मटेरियल देने की भी कोई बात ऐसी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में मुझसे कहा गया है संस्था की तरफ से कि आप अपना नोट्स बनवा दीजिए। ठीक है, तो अगर मटेरियल जाता भी तो भी मैं बनवाता, लेकिन जब नहीं गया है तो थोड़ी जिम्मेदारी व्यापक हो जाती है,
उसमें क्या है कि अगर कोई चीज़ हमने नहीं भी यहाँ लिखी तो मान के चलते हैं चलिए आप मटेरियल में देख लेंगे, लेकिन जब आपको मटेरियल नहीं गई है तो अब हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको पूरी तरह से मैटर डिलीवर करूं बोर्ड के माध्यम से, पढ़ाने के माध्यम से। ठीक है, वो हम इस रूप में नहीं छोड़ेंगे कि आप देख लीजिएगा तो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, और मैं पूरा आपका नोट्स जो है व्यवस्थित यहां पर बनाऊंगा। और मैं देखिए कोई इस तरीके से दावा वगैरह की बात तो मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ आश्वासन जरूर आपको दूंगा कि एक परफेक्ट नोट्स बनाने की और एक परफेक्ट लेक्चर डिलीवर करने की कोशिश करूंगा, ताकि जो है कि आपकी जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। ठीक है, कोई दम्भ नहीं भरना है, लेकिन हाँ इतना आत्मविश्वास है कि हम आपको वो आपकी रिक्वायरमेंट की चीजें आप तक पहुंचा देंगे और टाइम से पहुंचा देंगे। ठीक है, तो यही बातें हैं। मैं ये देख रहा था कि भले ही यहां पर दे रहा है कि माइक्रो से अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहा है, लेकिन शुरुआती चीजों पर भी प्रश्न पूछे गए हैं। अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाता हूं कि आज जो मैं पढ़ाऊंगा वो परिभाषा, अर्थशास्त्र की परिभाषा पर। तो सबसे पहला जो एक देखिए पढ़ाई का तरीका होता है वो यही होता है कि क्वेश्चन बैंक पहले पढ़ी जाए। ठीक है, क्वेश्चन बैंक पहले पढ़ी जाए और फिर पढ़ाई की जाए। उससे फायदा क्या होता है कि हमें पता होता है कि जो मैं पढ़ रहा हूं उसकी उपयोगिता ये है। इससे चीजें कमांड करने में समय कम लगता है और उसकी प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस ज्यादा होती है। उसी शैली में मैं पहला काम, जैसे मैंने देखा कि वैसे जो क्वेश्चन बैंक है वो मान लीजिए आपकी यूजीसी का भी है, किसी दूसरे परीक्षाओं का भी है, किसी दूसरे प्रांत के दूसरे प्रांत के कॉलेज के जो प्रवक्ता हैं उनके लिए है। मैंने हर जगह से क्वेश्चन तो किसी चैप्टर का हमें कहीं से भी मिल जाए तो उससे कोई समस्या नहीं है। पर्टिकुलर यूजीसी का क्वेश्चन तो रहेगा ही, साथ में अदर क्वेश्चंस भी जितना ही रिहर्सल किए जाते हैं या देख करके तैयारी को दिशा दी जाती है उतना ही अच्छा रहता है। एक प्रश्न मैं देख रहा था, एक क्वेश्चन था कि किसने कहा था इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है। ठीक है, एक किसने कहा था इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है। कहने का मतलब ये प्रश्न जो है परिभाषा खंड से है। अर्थशास्त्र की परिभाषा की अगर अच्छे से पढ़ाई की जाएगी तो हम इस तरह के क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ऑप्शन दिया है एडम स्मिथ, जेके मेहता, मार्शल और रॉबिन्स। ठीक, तो आपको पता ही है कि जेके मेहता साहब ने ही इसको दिया था और अभी मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, केवल ये क्वेश्चन को संदर्भ में पेश किया। बड़ा अच्छा लगता है इनके मत को पढ़ करके, भारतीय मत को स्थापित करते हैं कि संतुष्टि और वास्तविक सुख दोनों में अंतर है। संतुष्टि, अधिकतम संतुष्टि तब मिलेगी, संतुष्टि होता ही क्या है सर, इच्छाओं की पूर्ति। तो जब हमारे मन में इच्छाएं हों और उसकी पूर्ति हो जाती है तो हमें संतुष्टि मिलती है। लेकिन सर अगर इच्छाएं हो और पूर्ति ना हो तब उतना ही असंतुष्टि भी तो होगी। हाँ, ये तो बात सही है। देखिए एक बात और है कि जैसे इच्छा हुई और मान लीजिए कि पूर्ति हो गई, साधन था पूर्ति हो गई, ठीक है सर, तो एक ऐसी ये इच्छा ऐसी चीज है कि ऐसा नहीं है कि एक बार आपने पूर्ति कर दिया तो बात कहानी खत्म हो गई, फिर उसके आगे उच्चतर
स्तर की इच्छा उत्पन्न होगी, अगले चरण की इच्छा उत्पन्न होगी, उसको आप संतुष्ट करिए। ठीक है, कहने का मतलब अगर बाय द वे उतने साधन ना हो सर कि ताकि हमेशा उभरने वाले इच्छाओं की संतुष्टि हो सके, तो ऐसी स्थिति में तब तो फिर असंतोष का ही भाव होगा। लेकिन जेके मेहता साहब ये कहते हैं कि वास्तविक सुख इसमें नहीं है कि आप इच्छाएं पैदा करें, वास्तविक सुख इसमें है कि आप इच्छाओं को कम करें और उतना तक कम कर लें जितना आपके पास साधन। उन इच्छाओं का परित्याग कर दें जिनकी पूर्ति के लिए आपके पास साधन ही ना हो। ठीक है, जिनकी पूर्ति के लिए आपके पास साधन ही ना हो, उन इच्छाओं को त्यागा जा सकता है। और इच्छाओं को अगर कम से कम रखेंगे तो ही आपको जो है न असंतोष होगा, तो इसलिए जो है वास्तविक सुख की प्राप्ति हो। ठीक है, तो इन्होंने सुख के रूप में अभिव्यक्त किया है जेके मेहता साहब। ठीक है, उनका मानना है कि मस्तिष्क में इच्छाएं जितना ही आप क्रिएट करेंगे, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए उतने ही साधन की जरूरत पड़ेगी। और बाय द वे अगर उतने साधन नहीं हैं, क्योंकि एक इच्छा के बाद अगली इच्छा, अगली इच्छा के बाद अगली इच्छा, तो फिर साधन नहीं होने पर तो पूर्ति नहीं हो पाएगी और फिर जो है असंतोष, कष्ट, सब कुछ होगा। तो किया ये जाए कि कि इच्छाओं को ही कम किया जाए और उन इच्छाओं को अवश्य कम कर दी जाए जिनकी पूर्ति के लिए हमारे पास साधन नहीं। तो इस तरीके का विचार जेके मेहता साहब का था। ठीक है, और देखिए इसी तरीके का अभी मैं सब एक एक करके लिखूंगा और लिखा है एक दूसरा प्रश्न, विभिन्न महत्व वाले लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए साधनों की दुर्लभता मानव आचरण की एक सर्वव्यापी समस्या है। ठीक है, विभिन्न महत्व वाले लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए साधनों की दुर्लभता मानव आचरण की एक सर्वव्यापी समस्या है, किसका कथन है। ठीक, तो आप देखिए रॉबिन्स का है, मैं थोड़ा सा डिटेल से बात करता हूं कि जो अर्थशास्त्र की परिभाषा दी गई है, कायदे से इसको 4 वर्गों में बांटा। एक पहला है जो क्लासिकल इकोनॉमिस्टों का है, ठीक है, जिसके मुखिया जो है एडम स्मिथ हैं। उन लोगों ने शुरुआत में अर्थशास्त्र को धन के साथ संबंधित कर दिया। ठीक है, एक पहली क्लासिफिकेशन धन के साथ संबंधित कर दिया, धन का विज्ञान माना, आर्थिक मानव की बात करते हैं, यानी उनके लिए सब कुछ धन ही धन है। उनके ग्रुप के सभी अन्य विद्वानों ने भी इसी तरीके का विवेचन किया, धन के इर्द गिर्द ही अर्थशास्त्र को परखा, इसकी आलोचना हुई। और आगे 9 क्लासिकल के जो लीडर हैं, अल्फ्रेड मार्शल महोदय, उन्होंने जो है कि मानव के कल्याण को जो है महत्व दिया, धन और मानव के कल्याण दोनों की चर्चा की, जिसमें कि उन्होंने मानव के कल्याण को सर्वोपरि रखा और धन को मानव के कल्याण पूर्ति के लिए साधन के रूप में उपयोग किया। जहां मानव कल्याण साध्य है, जबकि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के मत में उन्होंने जो है कि धन को ही साध्य बना दिया था। लेकिन यहां मार्शल महोदय धन को साधन के रूप में लेते हैं और मानव कल्याण को प्रमुखता देते हैं। अब रही बात की जो मार्शल महोदय हैं, मानव कल्याण में भी कुछ उन्होंने ऐसे कहा कि सामाजिक मानव की बात करते हैं, यानी जो समाज में रहता है,
और उसके कल्याण में भी वह भौतिक कल्याण की बात करते हैं। और भौतिक कल्याण से यहां क्या तात्पर्य है सर? भौतिक कल्याण से तात्पर्य यह है कि जो मुद्रा के माध्यम से संपन्न होता। तो इन्होंने एक तरह से उन सामाजिक मानों की चर्चा की कि जो समाज में रहता है, ठीक है, और जो समाज से बाहर है, जंगल में है, सन्यासी है, भिखारी है, उन सब की नहीं, मतलब तो। और कल्याण में भी इन्होंने भौतिक कल्याण को प्रमुखता दी है, और भौतिक कल्याण जो कि द्रव्य से पूरा होता। यानी कुल मिलाकर के मनुष्य के कल्याण पर आधारित परिभाषा देने का काम अल्फ्रेड मार्शल महोदय ने किया। लेकिन आगे चल करके रॉबिन्स महोदय, जो कि मतलब आधुनिक अर्थशास्त्री ही माने जाते हैं, रॉबिन्स ने जो परिभाषा करी वो क्या था? दुर्लभता का, सीमितता का, ठीक है। यानी उनका यह कहना था कि मनुष्य के साध्य जरूरतें असीमित हैं, बहुतेरे हैं, लेकिन साधन सीमित है और दुर्लभ है, लेकिन हां, उसका वैकल्पिक उपयोग हो सकता है। उस साधन का वैकल्पिक उपयोग हो सकता है। जो हमारे साध्य हैं, कहने का मतलब कि जरूरतें हैं, वे विभिन्न होती हैं और उनकी इंटेंसिटी, तीव्रता भी अलग अलग होती है। और जो साधन है वो साधन सीमित है, दुर्लभ है, लेकिन उसका वैकल्पिक उपयोग हो सकता है। वैकल्पिक उपयोग होने का मतलब है तो सर हमें चयन करना पड़ेगा कि किस साधन का हम किस साध्य के लिए उपयोग करें, ठीक है, तो चयन करना पड़ेगा। हां, यही जो चयन की समस्या है उसी को उन्होंने अर्थशास्त्र की समस्या। तो कहने का मतलब कि साधन सीमित है, साध्य अनेक हैं, साधन दुर्लभ है, साधन का वैकल्पिक उपयोग संभव है, और अब हमें इस बात का चयन करना है कि किस साधन के माध्यम से किस साध्य की पूर्ति हम करें ताकि हमें महत्तम संतुष्टि प्राप्त हो। तो ये रॉबिन्स का अपना प्रोग्राम था। लेकिन वहीं पर जो है जेके मेहता साहब ने जो है ये इच्छा विहीनता को अपनी परिभाषा का आधार बनाया, और अर्थशास्त्र की समस्या का आधार बना इच्छा विहीनता को, ठीक है। जैसा कि हमने शुरू में सुनाया कि इच्छाएं की पूर्ति होना, यह कहा जाएगा कि तुष्टि हुआ, यानी कि संतुष्टि प्राप्ति हुई। लेकिन इच्छाएं कोई निश्चित तो है नहीं, इच्छाएं निरंतर बढ़ती जाएंगी। अब रही बात कि अगर उन बढ़ती हुई इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए साधन भी बढ़ाना होगा, और अगर साधन नहीं बढ़ पाया, साधन उतना नहीं है, तो इसका मतलब है कि इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी, तो जो है कि संतुष्टि नहीं होगी और फिर असंतुष्टि हो। तो इन्होंने ये कहा कि अगर इच्छाएं ही सीमित हों, इच्छाएं ही कम हों, और यहां तक कम हो जितना हमारे पास साधन, या वे साधन न हो, वैसे साधन नहीं हो जिसकी पूर्ति ना हो सके इच्छाओं की, तो हम उन इच्छाओं को कम ही कर ले तो ज्यादा बढ़े। तो इच्छाओं की कमी करना, ठीक है, यही है जो है अर्थशास्त्र की समस्या। यानी इसका अध्ययन होना चाहिए कि कैसे हम अपनी आवश्यकताओं को कम से कम रखें, अपनी इच्छाओं को कम से कम रखें, क्योंकि आवश्यकताओं इच्छाओं को कम रखने में ही हमें वास्तविक सुख प्राप्त होगा। जब हमारी इच्छाएं नहीं पूर्ति होगी तो तनाव होगा। तो ऐसा हो कि ऐसी इच्छा हो जो कि पूर्ति हो जाए, इससे हमें वास्तविक सुख की प्राप्ति होगी।
तो ये जेके मेहता साहब का था। आगे और विद्वान कहते हैं, तरह तरह से अपना मत देते हैं, उनको बताते हैं। लेकिन हाँ, अल्टीमेट माने आज के डेट में अगर ये कहा जाए कि अर्थशास्त्र का क्या परिभाषा होना चाहिए आधुनिक विचारों के मुताबिक, कि हमें पहला काम तो यह है कि जो साधन है उन साधनों को, यानी कि चाहे वो वस्तु हो, सेवा हो, जो भी हो, उनको जो लोग हैं उन तक समुचित रूप से वितरण किया जाए। और दूसरा प्रयास ये होना चाहिए कि इन साधनों का जो सीमित है उनका विस्तार किया जाए। और आपको मैं इस टॉपिक को ले जाकर जोड़ना चाहूंगा कहां से, कि आज के डेट में आप जानते हैं कि ब्रटलैंड जो सतत विकास का परिभाषा देते हैं, ये वहां से ये अप्रोच जाके जुड़ जाता है। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कहने का मतलब कि वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करे ताकि आने वाली पीढ़ी के हित प्रभावित न हो। वर्तमान पीढ़ी इस प्रकार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे ताकि आने वाली पीढ़ी के हित प्रभावित न हो। तो सर, ये कैसे संभव है कि हम भी यूज करें और आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचा के रखें? ये कैसे संभव है? और रही बात कि अगर हम चीजों का उत्पादन करेंगे तो निसंदेह इसमें पॉल्यूशन पैदा होगा। अगर उत्पादन करेंगे तो प्रदूषण होगा, उत्पादन नहीं करेंगे तो प्रदूषण रुकेगा लेकिन विकास बाधित होगा। लेकिन ऐसा नहीं है जैसा कि कहा जा रहा है कि उत्पादन करेंगे तो प्रदूषण होगा ही। ऐसा नहीं है। इसका तरीका यह भी हो सकता है कि हम उत्पादन के तौर तरीके को परिवर्तित करके, ठीक है, उन्नत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके हम चाहें तो उत्पादन को जारी रख सकते हैं और साथ में हम पर्यावरण के प्रदूषण को भी रोक सकते हैं। ये दोनों संभव है। ये भी संभव है कि हम अपनी जरूरतें भी पूरी कर लें और साथ में आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन बचा के भी रख सकते हैं। बस केवल आवश्यकता है इसके प्रति जागरूकता की और इसके लिए आवश्यक उपाय करने की। वो आवश्यक उपाय यही है तकनीकी प्रगति, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, अपग्रेडेशन। आप सभी को पता है, कोई मैं पहली बार नहीं बता रहा हूं, ये पता ही है, बस केवल मैं कनेक्ट कर रहा हूं। आपने देखा कि आजकल तो कॉमन हो गया है ये बातें। 100 वाट का बल्ब, फिलामेंट बल्ब आजकल देखने को बहुत कम मिल रहा है। ठीक है, 100 वाट का बल्ब हम लोग यूज करते थे। रोशनी उसकी लाल, उतनी अच्छी रोशनी भी नहीं, आंखों को चुभन। लेकिन आज उसी के जगह पर एक बार में नहीं, कई क्रमागत रूप में ट्यूबलाइट, CFL और अब LED, ठीक है। और ये दुनिया रुकती तो है नहीं, भविष्य में कार्बन लैंप भी आ जाएगा, नैनो कार्बन भी बोलते हैं। अभी तो खैर LED पर ही हम लोग हैं। यानी 9 वाट के बल्ब से आज हमारी जरूरतें हमारे रूम की पूरी हो जाती है। हमें जरूरत नहीं है 100 वाट का बल्ब। इसका अर्थ हुआ कि हम बिजली की मांग 1/11 कर रहे हैं। तो इसी तरीके से कोयला भी 1/11 ही जलाना पड़ेगा, अर्थात संसाधन बची रहेगी। और जो इसमें पॉल्यूशन हो रहा था, प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन, वो भी कम होगा। हमारी जरूरत भी पूरी हो गई और हमने कोयला संसाधन बचा के रखा अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, और प्रदूषण को भी हमने बचाया। तो कहने का मतलब आज का अर्थशास्त्र इस बात पर बल दे रहा है कि हमको अपनी आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर विचार करना चाहिए। इस बात पर विचार करना चाहिए कि जो संसाधन है उस संसाधनों का किस तरीके से अपने लोगों में समुचित वितरण हो और साथ ही संसाधनों का विस्तार हो। ठीक है, संसाधनों का विस्तार, यानी
जो रॉबिन्स की साधन सीमित है, उस साधन सीमित के कॉन्सेप्ट को बदलना होगा। हमें अपने साधन का विस्तार करना, ताकि साध्यों की प्राप्ति हो सके और व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि प्राप्त हो सके। ठीक है। और एक तरह से अगर जोड़ना चाहें आप तो जेके मेहता से भी जोड़ सकते हैं। उसे बहुत ढंग से नहीं जुड़ेगा, लेकिन जुड़ सकते हैं। क्या वे कहते हैं कि जिन साधनों की पूर्ति ना हो सके उन इच्छाओं को ही हम कम कर लें। ठीक है। ठीक है, उनका ये एक तरह से दार्शनिक मत है, धार्मिक मत है, सदाचार का मत है। लेकिन यहां पर हम ये भी कर सकते हैं कि साधनों को बढ़ा करके हम साधनों को ऐसा बढ़ा लें कि ताकि इच्छाओं को कम करने की जरूरत ही न महसूस हो और इच्छाएं पूर्ति हो जाए। ये भी हो सकता है। तो जेके मेहता साहब के जो विचार हैं उससे भी टैली करा लीजिए और रॉबिन्स के विचार से भी टैली करा लीजिए। ठीक है। रॉबिन्स इसी कहानी सुनाते हैं कि साधन सीमित है, जरूरतें असीमित हैं, साध्य अनेक हैं। हाँ, ये है कि साधन सीमित दुर्लभ होने के बावजूद इसका वैकल्पिक उपयोग संभव है। और जब हम अधिक तीव्रता वाली अपनी जरूरतों को इन साधनों से पूरा करने के लिए चयन करते हैं, चयन करना पड़ता है। और यही चयन का विषय हमारे अर्थशास्त्र का विषय है, और खास करके वेस्ट अर्थशास्त्र का विषय, खास करके वेस्ट अर्थशास्त्र का विषय है चयन वाला। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक दो प्रश्न और दिखाते हैं, उसके बाद डिटेल से। धन स्वयं एक लक्ष्य नहीं है, यह लक्ष्य का एक माध्यम है और एकमात्र लक्ष्य मानव कल्याण है। ठीक है। तो आपने देखा कि मानव कल्याण पर फोकस किसने किया? नव क्लासिकल, यानी कि उसके जो है प्रणेता अग्रेता अल्फ्रेड मार्शल, जो मानव कल्याण पर बल देते हैं। ठीक है। और मानव कल्याण के अंतर्गत भी उन्होंने भौतिक कल्याण पर बल। ठीक है। भौतिक कल्याण और भौतिक कल्याण का संबंध कहां से है? जो कि मौद्रिक मौद्रिक रूप में पूर्ति होती हो, लेन देन के द्वारा खरीद बेच हो सकती हो। मार्शल ने धन और मनुष्य कल्याण दोनों को लिया, लेकिन उसमें प्रमुखता दिया किसको? मानव कल्याण को साध्य माना, सर्वोपरि माना, और धन को उसका साधन माना। जबकि ठीक उसके पहले एडम स्मिथ की गुट के लोगों ने, और एडम स्मिथ खुद, उन्होंने धन को ही जो है प्रमुखता प्रदान कर दी थी, उसी को उन्होंने साध्य बना दिया था। ठीक है। इसकी भारी आलोचना भी हुई थी, भारी आलोचना भी हुई थी, क्योंकि उनका जो मानव है वो आर्थिक मानव बन गया था। ठीक है। और धन को ही ये लोग सब कुछ बना दिए थे। एक दूसरा प्रश्न है, अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधित परिभाषा। दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दी गई? ठीक है। तो आपको पता ही है कि रॉबिन्स अर्थशास्त्र में चयन की समस्या उत्पन्न होती है, चयन की समस्या उत्पन्न होती है। ये भी जो है रॉबिन्स का ही कि साधन दुर्लभ है, लेकिन उसका वैकल्पिक उपयोग हो सकता है। ठीक है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने इच्छाओं के, आवश्यकताओं की, यानी साध्यों की किसकी तीव्रता ज्यादा है, और उस हाईयर तीव्रता वाले इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप किन साधन को कब कैसे इस्तेमाल करेंगे।
एक निगमन और आगमन पद्धति भी है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे इसी शुरुआती लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो निगमन पद्धति और आगमन पद्धति, तो उससे एक संबंधित प्रश्न है, अर्थशास्त्र के अध्ययन की गमन रीति का श्रेय, ठीक है, यानी आगमन रीति का श्रेय किसे दिया जाता है? आप देखिए कि शुरू में निगमन रीति चल रही थी और बाद में जर्मनी के विद्वानों ने, ठीक है ना, ऐतिहासिक विचार वाले जर्मनी के विद्वानों ने ही आगमन रीति को स्थापित किया था। निगमन के बाद से निगमन के जगह पर उन्होंने आगमन की बात करी थी, और निगमन का उपयोग एडम स्मिथ के टाइम पर अच्छे से हो रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा था, लेकिन बाद में इन्होंने आगमन रीति का भी प्रयोग किया था। अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है, ये किसी लेक्चरर पद के लिए ही है, अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है अति उत्पादन, बेरोजगारी, चयन और गरीबी। तो आपको पता ही है कि अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है वो है चयन की समस्या, और व्यष्टि अर्थशास्त्र पे इसका अध्ययन विशेष रूप से किया जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध है मुद्रास्फीति का सिद्धांत, आर्थिक विकास का सिद्धांत, उपभोग फलन का सिद्धांत और वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत। वस्तु कीमत निर्धारण से मैं ऐसा नहीं करूंगा कि प्रश्न लेकर के पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है, ये केवल आपको बस बता रहा हूं आज के लिए। ठीक है, बाकी मैं पढ़ाने के बाद प्रश्नों को भी साथ साथ हल करेंगे। ठीक है, टॉपिक पूरा करेंगे और उस पर जितने भी प्रश्न होंगे उसको हल करेंगे। लेकिन हाँ, एक थोड़ा सा अच्छा डेवलपमेंट होगा कि पहले एक बार प्रश्न को भी जान लिया जाए और उसके बाद पढ़ाई किया जाए, तो उससे लगता है दोनों की ही सही परीक्षा होती है कि हम जो पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो नोट्स हम तैयार कर रहे हैं, क्या हमारे पूछे गए प्रश्नों के अनुरूप है। इससे क्या है कि आपका लाइन लेंथ एकदम बिल्कुल सही सटीक चलता है। कई बार हम बहुत कुछ ऐसा पढ़ लेते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है, और कई बार जरूरी चीजें छूट जाती हैं, इससे हम बच सकेंगे। कहते हैं कि जैसे अगर आपके मस्तिष्क में कोई प्रश्न है तो जब कोई बातें आएंगी तो वह तुरंत उसको ग्रैस्प कर लेता है, अगर प्रश्न है ही नहीं है तो वो यूं ही चला जाता है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध है मुद्रास्फीति का सिद्धांत, आर्थिक विकास का सिद्धांत, उपभोग फलन का सिद्धांत, वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत। ठीक है, आप देखिए अर्थशास्त्र में उपभोक्ता की संतुष्टि का विषय होता है, दूसरा यानी उपभोक्ता व्यवहार कहते हैं उसको, दूसरा है उत्पादक व्यवहार का सिद्धांत, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, उत्पादक व्यवहार का सिद्धांत, और तीसरा है वस्तु की कीमत निर्धारण का सिद्धांत। तो इसमें उत्तर तो यही होगा, वस्तु कीमत निर्धारण का। लेकिन एक बात जानिएगा कि वस्तु की कीमत कैसे कैसे तय होती है। कहते हैं कि मांग पूर्ति से तय। ठीक है, किसी वस्तु की कीमत तो तब होगी जब उसकी मांग हो। ठीक है, मांग हो, लेकिन केवल मांग होने से ही कीमत नहीं बन जाएगा सर। वस्तु की अगर अपार उपलब्धता हो तो फिर तो कीमत नहीं बन पाएगा। तो दूसरी तरफ वस्तु में सीमित उपलब्धता हो और मांग उससे कहीं ज्यादा हो। मांग कब होगी सब? जब उसमें उपयोगिता होगी। कोई वस्तु की मांग हम क्यों करेंगे? जब उसमें उपयोगिता होगी। ठीक, तो पहली बात की मांग हो, इसलिए मांग हो रही है इसलिए कि उपयोगी है,
और दूसरी बात कि मांग के अनुरूप उसमें उपलब्धता में कमी है, सीमित उपलब्धता है, तभी जाकर कोई मूल्य बनेगा, तभी जाकर कोई मूल्य बनेगा, अन्यथा नहीं। आपने हीरा पानी विरोधाभास देखा, एडम स्मिथ ने इसको क्लियर कर दी। हीरा पानी विरोधाभास। आप देखिए कि पानी हमारे लिए बहुत उपयोगी है, निस्संदेह हमारे जीवन देता है, लेकिन फिर भी उसका ज्यादा मूल्य नहीं है। क्यों सर? जबकि उपयोगी है, इसलिए कि उसकी प्रचुर उपलब्धता है, ठीक है। और हीरा हमारे लिए उतने उपयोगी नहीं है, लेकिन सवाल उठता है कि उसकी सीमित उपलब्धता है, ठीक है, उसकी प्राप्ति बहुत खर्चीला है, उसकी सीमित उपलब्धता है, इसलिए उतना उपयोगी न होने के बावजूद भी उसका मूल्य अधिक है, क्योंकि उसकी सीमित उपलब्धता है। जो भी मांग हो रही है उससे भी बहुत कम अवेलेबिलिटी है उसकी। तो दोनों बातें हैं, मांग होनी चाहिए और मांग तब होगी जब उसकी कोई उपयोगिता हो। और रही बात की आपूर्ति, आपूर्ति अगर अपार है तो उसका मूल्य नहीं बन पाएगा, अगर सीमित है तो ही उसका मूल्य बन, ठीक है, मांग के अनुरूप या मांग के से कम होगा तभी उसका मूल्य बन पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु की पूर्ति से बोध होता है किसी वस्तु की पूर्ति से बोध होता है वस्तु का वास्तविक उत्पादन, वस्तु का कुल विद्यमान स्टॉक, विक्रय हेतु उपलब्ध स्टॉक, समय की प्रति इकाई पर मूल विशेष पर विक्रय हेतु प्रस्तुत वस्तु की मात्रा। तो वस्तु की पूर्ति में समय का भी फैक्टर होता है, ठीक है, वस्तु की पूर्ति में समय का भी फैक्टर होता है, और एक निश्चित कीमत होगा। तो समय होगा, एक निश्चित कीमत होगा जिस पर कि आपूर्तिकर्ता आपूर्ति करने को तैयार हो, ठीक है। जिस तरह से मांग होती है, मांग क्या होती है? एक निश्चित समय में किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा प्लस भुगतान करने की क्षमता, दोनों होती है। उसी तरह यहां पर भी एक निश्चित समय में एक निश्चित दर पर आपूर्ति के लिए तैयार, एक निश्चित मात्रा आपूर्ति के लिए तैयार। तो तीन बातें होती हैं, मूल्य होगा, परिमाण होगा और समय होगा। ये तीनों फैक्टर आते हैं तब जाकर के पूर्ति बनती है। बाकी बहुत सरल प्रश्न हैं, जो अच्छे प्रश्न हैं उनको मैं ले रहा हूं। चलिए इतना काफी है। पूंजीवाद में इसका अभाव होता है। सरकारी नियंत्रण, गैर सरकारी स्वामित्व, उत्तराधिकारी का अधिकार, उपरोक्त सभी। सरकारी नियंत्रण का अभाव होता है पूंजीवाद में। तो चलिए हमने नोट करना शुरू करते हैं। एक ऐसा नोट्स बन जाए जो कि ज्यादा आपको दोबारा किताबों में न जाना पड़े। परिभाषा खंड को लेकर के, ठीक है।
या ठीक है, अर्थशास्त्र की परिभाषा ही लिख देता हूं परिचय लिखने के बजाय। देखिए, शुरू में क्या था कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिया, तो उस पर सहमति नहीं बन पा रही थी कि कोई इसकी निश्चित परिभाषा हो सकती है। लेकिन फिर भी अलग अलग विद्वानों ने कोशिश किया और अपने अपने ढंग से परिभाषा दिए हैं। आइए पहला हम लोग लिखते हैं प्रोफेसर जॉन मेनार्ड कीन्स। ये कहते क्या है, राज्य अर्थव्यवस्था परिभाषाओं से, राज्य अर्थव्यवस्था परिभाषाओं से अपना गला घोट लिया है। से अपना गला घोट लिया। यूजीसी जैसे परीक्षा जहां पर बहुत कोर्स थोड़ा सा लेंदी होता है, कोई भी आईएएस भी है ऐसा ही, तो इसमें नोट्स तैयार करना बहुत जरूरी। विद्यार्थी समझते हैं कि किताबें उठा के मैं एक एक करके पढ़ डालूंगा, तो वो बहुत ही टाइम टेकिंग, लास्ट में कॉन्फिडेंस की कमी, ग्रिप की कमी, तमाम चीज होती है। तो एक अच्छा नोट्स हो जाए, कहने का मतलब कि 2000 पेज के, 2000 पेज का हर किताब ही 400-500 पेज की है। अगर 10 भी किताब पढ़े तो 5000 पन्ना हो जाएगा। लेकिन अगर कुल मिला के आपके पास अगर 500 पेज की नोट्स बन जाए तो शायद बहुत ही एक अंडरस्टैंडिंग हो और साथ में बहुत संक्षिप्त नोट्स हो। ठीक है, वहां से गो थ्रू हो सकते हैं लास्ट के दिनों में, या बार बार देखने से ग्रिप बन जाती है। ज्यादा लंबा पढ़ने से, फैलाव में पढ़ने से ग्रिप नहीं बनती है, उसको संक्षेप में रखने पर ग्रिप बनती है। राज्य अर्थव्यवस्था परिभाषाओं से अपना गला घोट लिया है, जॉन मेनार्ड कीन्स कहते हैं। आपको पता है कि ये जॉन मेनार्ड कीन्स जो है इंग्लैंड वासी थे, और जब अमेरिका में मंदी आई थी 1929 के दिसंबर के अंतिम सप्ताह में वॉल स्ट्रीट से, जो 1930 में फैल गई, 1930 में फैल गई, और पता चला कि वह द ग्रेट डिप्रेशन का रूप ले लिया। महामंदी कहते हैं, अर्थात जो मंदी थी वो बहुत दीर्घ काल में चलती रही, और उसमें दो फैक्टर होते हैं। क्या सर? दो फैक्टर का मतलब है कि मूल्य का गिरना और उत्पादन का गिरना। ठीक है, मूल्य भी गिर रहा था और उत्पादन भी गिर रहा था, अर्थात बेरोजगारी हो रही थी। और ऐसे संकट से उबरने के लिए इन्होंने ही एक अपनी पुस्तक लिखी, जिस 1936 में, और उन्होंने सुझाव दिया कि किस तरीके से सरकार, मतलब इनका सुझाव जो था वो अल्पकाल के लिए था, और तब के लिए था जब मंदी की स्थिति हो, है सुझाव भी इनका मंदी की स्थिति हो, मार्केट में डाउन हो, और साथ में अल्पकाल के लिए सुझाव था कि अगर सरकार व्यय बढ़ाती हो, चाहे जैसे एक होता है 100 रुपये राजस्व आया तो मैं 100 रुपया खर्च करूंगा, सरकार अपने बजट में कहती है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आप ऐसा करिए कि 100 रुपये अगर आपके इनकम आता है, आप घाटे की वित्त व्यवस्था करिए। ठीक है, मोनेटाइज डेफिसिट कहते हैं, मौद्रिकृत घाटा कहते हैं, अर्थात आप अपने केंद्रीय बैंक से मुद्रा छपवा कर और आगे आप योजनाओं को लागू करें। कहने का अर्थ यह होगा कि जब आप योजनाओं को लागू करेंगे, ठीक है, तो उसमें रोजगार सृजित होगा, और जब बेरोजगारी है, बेकारी है, ठीक है, तब तक आप कार्य बढ़ाते जाएंगे, तो ऐसे बेरोजगारों को आप रोजगार देते जाएंगे, और कुल मिला के देश का उत्पादन बढ़ेगा। इस विस्तारवादी, प्रसारवादी कॉन्सेप्ट को देने के कारण ही
और उसको अपनाया गया अमेरिका तथा उन देशों में जहां पर समस्याएं थी, मंदी का महामंदी के शिकार थे, उससे वो बाहर निकल पाने में सफल हुए। और दुनिया को एक बहुत बड़ा देन है कीन्स का यह, जो विश्व को मंदी से बाहर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राज्य अर्थव्यवस्था परिभाषाओं से अपना गला घोट लिया है। दूसरे विद्वान हैं ज्यूथन। ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र एक अपूर्ण विज्ञान है। अर्थशास्त्र एक अपूर्ण विज्ञान है। इसलिए इसे एक निश्चित सीमा के अंदर रखना कठिन कार्य है। एक निश्चित सीमा के अंदर रखना कठिन कार्य। अर्थशास्त्र एक अपूर्ण विज्ञान है, इसलिए इसे एक निश्चित सीमा के अंदर रखना कठिन कार्य। जबकि जैकब वाइनर ने लिखते हैं कि अर्थशास्त्र वह है जो अर्थशास्त्री करते हैं। ठीक है, और ये पूछा भी गया है एक प्रश्न परीक्षा में, अर्थशास्त्र वह है जिसे अर्थशास्त्री करते हैं, जो अर्थशास्त्री करते हैं। ठीक है, तो ये शुरू में जो है इस तरीके का विचार व्यक्त किया गया अर्थशास्त्र के परिभाषा को लेकर, ये तीन विद्वानों के द्वारा। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि अर्थशास्त्र की परिभाषा की दृष्टि से चार भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है। अर्थशास्त्र की परिभाषा को लेकर चार तरीके का मत देखने को मिलता है। ठीक है, चारों का इकट्ठे चर्चा करने के बजाय एक एक करके कर लेते हैं। नंबर 1, ये है क्लासिकल वाला। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के द्वारा जिसमें एडम स्मिथ का नाम आता है। अगर यहीं पर ग्रुप के हिसाब से बांट दे तो ठीक रहेगा एक बार। जेवी से सीनियर तथा जो है कि जेएस मिल। ये विद्वान हैं इस ग्रुप के, जो इन लोगों के द्वारा दिया गया। ये नाम रटा भी रहे।
ये इन सब की परिभाषाएं धन से संबंधित परिभाषाएं हैं, धन से संबंधित परिभाषाएं। दूसरे नंबर पे आते हैं नियो क्लासिकल मार्शल, पीगू, कैनन। इनकी परिभाषाएं कल्याण पर आधारित है। मानव कल्याण पर आधारित, मानव कल्याण पर आधारित है। ठीक है, मोटा मोटी मानव कल्याण, फिर अंदर चलेंगे तो भौतिक कल्याण, सामाजिक प्राणी, ठीक है, इस तरह की बातें आएगी। और तीसरा है आधुनिक अर्थशास्त्री इसमें रॉबिन्स का नाम आता है। और प्रोफेसर फिलिप विस फिलिप विकस्टीड वान मिसेज और डॉक्टर स्ट्रिगल। और ये भी एक अच्छा नाम है, प्रोफेसर पॉल ए सैमुएल्सन। और ये चौथे ग्रुप में आते हैं जेके मेहता, आवश्यकता विहीनता वाले। एक मिनट, इनका वो लिख दे किस बात के, सीमितता एवं दुर्लभता कहते हैं इसको, सीमितता या दुर्लभता। दुर्लभता, साधनों की सीमितता और दुर्लभता के संदर्भ में इन्होंने विचार पेश किया। ठीक है, अब लास्ट में जो है चौथे नंबर पर जेके मेहता। आवश्यकता विहीनता, आवश्यकता विहीनता। ठीक है, इच्छाओं की आवश्यकता विहीनता की बात करते हैं। और लास्ट अगर देखेंगे, जो मैं लास्ट समापन करा था उस समय, आधुनिक अर्थशास्त्री आज का विचार क्या है,
आज का विचार है, आज का विचार अर्थशास्त्र को लेकर क्या होना चाहिए। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास तथा विकासजन्य पहलुओं, विकासजन्य पहलुओं पर बल। ठीक है, हमने इसमें बात ये करी थी कि लास्ट वाले में आर्थिक विकास तथा विकासजन्य पहलुओं पर बल, अर्थात जो भी साधन है उन साधनों का लोगों के बीच समुचित वितरण हो और साथ में उन साधनों के विकास पर बल दिया जाए, ताकि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, लोगों की जो जरूरतें हैं उसकी पूरी की जा सके। तो साधनों के विकास पर भी बल दिया जाए। ठीक, साधन सीमित है वो ठीक है, उस जमाने में यह बात कही गई थी, इस तरह की परिभाषा दी गई। जो भी परिभाषाएं दी गई हैं उनको लेकर के एक बात यह भी है कि कुछ तो सैद्धांतिक, कुछ व्यवहारिक है। अच्छी बात है, जो परिभाषाएं व्यवहारिक भी हैं, मान लीजिए वो उस समय के व्यवहार के मुताबिक था, क्या जरूरी है कि वे आज भी पूरी तरह से सही सिद्ध हो, अप्लाई हो? नहीं, क्योंकि किसी भी चीज को हमें उसके देश काल परिस्थिति में ही परखना चाहिए। समय बदला है और बदलते हुए समय के हिसाब से हमें नए परिभाषाओं की तरफ जाना होगा। वो नए परिभाषा ये है जिनमें किन बातों को महत्व दिया जाए, यही कि जो भी साधन हैं उनका न्यायपूर्ण वितरण किया जाए, यानी आर्थिक विकास पर बल दिया जाए और साथ में साधनों के विकास पर बल दिया जाए, यानी साधनों का भी उत्पादन बढ़े, साधनों का विस्तार। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारे प्रथम क्लासिफिकेशन है जहां से किस वर्ग के कौन है। आगे बढ़ते हैं। अब पहला हम लोग क्लासिकल वाले का लेते हैं जहां पर किसने क्या क्या शब्द बोले हैं। एडम स्मिथ धन का विज्ञान कहता है, परिभाषा जरा, धन का विज्ञान। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहता है, अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहता है। ठीक है, राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों, स्वरूप तथा कारणों की जांच करना, की जांच करना। ठीक है, जैसा कि इनके पुस्तक का नाम है। इसका उद्देश्य क्या है, एकदम संक्षेप में देखिए उद्देश्य क्या है। राष्ट्रों की संपत्ति में अभिवृद्धि करना, राष्ट्रों की संपत्ति में अभिवृद्धि करना। नोट्स कैसे तैयार होता है वो भी देख लीजिएगा। यहां थोड़ा एक भौतिक शब्द भी डाल देंगे तो ठीक रहेगा। भौतिक संपत्ति में अभिवृद्धि करना। धन को अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु, धन को अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु, बस। केंद्र बिंदु माना।
इतनी बातें काफी है। अब इन्हीं के ग्रुप के एक दूसरे जॉन स्टुअर्ट मिल, इनका कहना है कि राजनीतिक अर्थशास्त्र का संबंध राजनैतिक अर्थशास्त्र का संबंध धन के स्वभाव, उनके उत्पादन और वितरण के नियमों से है। वितरण के नियमों से है। ठीक है। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र मनुष्य से संबंधित धन का विज्ञान है। मनुष्य से संबंधित धन का विज्ञान है। इतना ही मेन परिभाषा इसकी। अर्थशास्त्र मनुष्य से संबंधित धन का विज्ञान है। जबकि जेबी से अर्थशास्त्र, जेबी से के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है, जो धन का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। धन का अध्ययन, और यहां है धन का विज्ञान, और यहां है धन का विज्ञान तो है, लेकिन यहां मनुष्य से संबंधित शब्द लगा दिया है, मनुष्य से संबंधित धन का विज्ञान। और एक चौथे सज्जन है वाकर। लिखते हैं कि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है, धन से संबंधित है। ठीक है। अब कभी कभी जैसे पूछता है तो मान लीजिए कि अंतर करना मुश्किल हो जाता है, लगभग एक ही ढंग का है, लेकिन थोड़ा इसको केयर करके याद करेंगे तो ठीक रहेगा। ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है, से धन का अध्ययन, और स्टुअर्ट मिल धन का विज्ञान, मानव से संबंधित धन का विज्ञान। इन लोगों की आलोचना करने का काम जर्मन के ऐतिहासिक विचारधारा वाले
विद्वानों ने कटु आलोचना की, विद्वानों ने कटु आलोचना की। अब सवाल है कि वे विद्वान कौन हैं? तो रस्किन, कार्लाइल तथा वर्क। ठीक है, ये जो एडम स्मिथ ने आर्थिक मनुष्य की बात करी थी, इसकी बड़ी आलोचना हुई। आर्थिक मनुष्य, ये प्रश्न पूछा जाता है कि आर्थिक मनुष्य की अवधारणा किसका है, तो एडम स्मिथ का, इसकी कटु आलोचना की गई थी। अब हम लोग बात करेंगे मार्शल की। इन्होंने धन को मानवीय कल्याण के साधन के रूप में प्रस्तुत, के साधन के रूप। मार्शल अर्थशास्त्र को मानव विज्ञान मानते हैं, अर्थशास्त्र को मानव विज्ञान मान। अब मार्शल की परिभाषा की विशेषताएं क्या है? पहली बात, मानवीय कल्याण पर बल देता है, मानवीय कल्याण पर बल देता है। मानवीय कल्याण पर बल देता है, धन और मनुष्य में मनुष्य पर ज्यादा, मनुष्य को साध्य समझता है और धन को साधन समझता है। जबकि एडम स्मिथ वाले में वो धन को ही साध्य समझ लिए, धन पाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि। ठीक है, मानवीय कल्याण पर बल, धन की तुलना में मनुष्य पर बल, मनुष्य पर बल। ठीक है, दूसरा है जीवन के साधारण व्यवसाय संबंधी क्रियाओं पर, जीवन के साधारण व्यवसाय
का अध्ययन। ये जो साधारण व्यवसाय है, साधारण व्यवसाय क्या है सर? वही जिस कार्य को जो है हम मुद्रा के रूप में, लेन देन के रूप में हम करते, ठीक है, वह साधारण व्यवसाय के अंदर है, यानी आर्थिक लेन देन होती है। अब आगे चल के इसकी आलोचना होगी। साधारण व्यवसाय तो ठीक है सर, ये बताइए कि जिन चीजों का मतलब भौतिक रूप में, मतलब भौतिक कल्याण होता हो, उसको तो आप मान लोगे, और जिससे जो है मानसिक संतुष्टि होती है उसको, यानी खेती करने, ठीक है, एक किसान खेती कर रहा है, हल जोत रहा है, ये आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर कोई वाद्य यंत्र बजा रहा है और लोग सुन करके मानसिक रूप से सुकून महसूस कर रहे हैं, तो क्या वो आपके लिए नहीं शामिल है? तो इसकी इस रूप में आलोचना होती है कि ये साधारण व्यवसाय जैसा डिवीजन क्यों करते हो। वो तो खैर बाद में देखेंगे, विशेषताएं पहले लिखने के बाद। भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उनके उपयोग, भौतिक साधनों के प्राप्ति तथा उनके उपयोग से संबंधित। प्राप्ति मतलब उत्पादन, और ये है आपका उपभोग, ठीक है। तो भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उनके उपयोग से संबंधित, तो प्राप्ति का मतलब हो गया उत्पादन और उपयोग का मतलब हो गया उपभोग। भौतिक कल्याण की अभिवृद्धि, भौतिक कल्याण की बात करते हैं, भौतिक कल्याण की अभिवृद्धि का अध्ययन कह लीजिए, भौतिक कल्याण का अध्ययन किसकी? भौतिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए। सवाल है कि भौतिक कल्याण क्या है सर? मानव कल्याण का वह भाग, मानव कल्याण का वह भाग जो मुद्रा द्वारा पूर्ति होती हो, जो मुद्रा द्वारा पूर्ति होती हो। मुद्रा द्वारा पूर्ति क्या? मुद्रा द्वारा मापी जा सके, मुद्रा द्वारा मापी। समाज में रहने वाले, समाज में रहने वाले मानव के भौतिक कल्याण पर बल देता है, मानव के भौतिक कल्याण पर बल देता है। अब यहां पर एक बात है, इसको पूरी तरह से वह सामाजिक विषय बना देता है, यानी समाज में रहने वाले। तो क्या सर समाज के बाहर जो लोग हैं, जो वन में हैं, ठीक है, समाज से बाहर हैं, क्या उनके कल्याण को नहीं आप विचार करेंगे? तो यहां इसी बात की इसकी आलोचना होती है
कि केवल ये उसके लिए बात करता है जो समाज में रहते हैं, और समाज से बाहर रहने वाला व्यक्ति भी तो, उसकी भी तो जरूरतें हैं। और हो सकता है कि अभी बाहर हो और कल को अगर अंदर आ गया तो फिर क्या करेगा। तो कहने का मतलब इसकी आलोचना होती है रॉबिन्स के द्वारा, ये जो बता रहे हैं कि समाज में रहने वाले, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह का बंटवारा नहीं होना चाहिए कि समाज और समाज से बाहर, कल्याण में भी भौतिक कल्याण और अन्य कल्याण, इस तरह का डिवीजन नहीं होना चाहिए। इन सब की आलोचना की गई है रॉबिन्स के द्वारा। अब यहां पर एक तुलनात्मक अध्ययन अगर किया जाए तो एडम स्मिथ का जो मनुष्य है वो आर्थिक मानव है। एडम स्मिथ का जो मनुष्य है वो आर्थिक मनुष्य है, आर्थिक मनुष्य है, ठीक है। जबकि मार्शल का, यहां नीचे लिख देते हैं, मार्शल का मनुष्य कैसा है? सामाजिक मनुष्य है। सामान्य मनुष्य जो समाज में रहता है, सामान्य मनुष्य जो समाज में रहता है। यह आर्थिक मनुष्य है, यह अवास्तविक है, अवास्तविक है, ठीक है। जबकि मार्शल का सामान्य मनुष्य जो समाज में रहता है वह वास्तविक है। समाज में रहता है, समाज से प्रभावित होता है, समाज से प्रभावित होता है, ठीक है। यह वास्तविक है, जबकि अवास्तविक है। एडम स्मिथ के मानव मनुष्य और मार्शल के मनुष्य में यह फर्क है। व्यक्तिगत तथा सामाजिक, व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों कार्यों पर बल, दोनों कार्यों पर बल। व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों कार्यों पर बल। क्योंकि उद्देश्य क्या है? मनुष्य के भौतिक कल्याण में अभिवृद्धि। उद्देश्य क्या है? कि भौतिक कल्याण में अभिवृद्धि। यहां ध्यान दीजिएगा, जब प्रश्न बनेगा तो मानव कल्याण एक कॉमन शब्द हो गया, लेकिन उसका कैसा कल्याण, कौन वाला कल्याण? तो भौतिक पार्ट। और भौतिक कल्याण किसको कहते हैं सर? वह भाग जो मुद्रा द्वारा मापी जा सके, ठीक है। मार्शल का मनुष्य क्या है? जो समाज में रहता है, समाज में रहता है, समाज पर असर डालता है, समाज उस पर असर डालता है, यानी वह वास्तविक मानव, समाज से बाहर का व्यक्ति नहीं। तो ये तो रहे मार्शल के दिए गए विचारों को। और कैनन नाम के विद्वान का विचार क्या है? कैनन राजनैतिक अर्थशास्त्र का उद्देश्य, राजनैतिक अर्थशास्त्र का उद्देश्य
उन सामान्य कारणों की व्याख्या करना, उन सामान्य कारणों की व्याख्या करना जिस पर मनुष्य का भौतिक कल्याण निर्भर हो, जिस पर मनुष्य का भौतिक कल्याण निर्भर हो। ठीक है। राजनीतिक अर्थशास्त्र का उद्देश्य उन सामान्य कारणों की व्याख्या करना है जिस पर मनुष्य का भौतिक कल्याण निर्भर है। जो ये सब परिभाषा दी गई, तो अगले विद्वान जो तीसरा है आधुनिक अर्थशास्त्री रॉबिन्स जो है, जो सीमितता वाली, साधनों की अल्पता वाली बात करते हैं, वो पहले इनकी आलोचना करते हैं। और आप जानते ही हैं कि पहले के दिए गए विचार को आलोचना करके और उसके स्थान पर उसमें कोई नवीनता लाने का कोशिश होता है, नए विचार दिए जाते हैं। तो रॉबिन्स इन सब की आलोचना करते हैं। क्या पहली बात, आर्थिक क्रियाओं को साधारण असाधारण में बांटना अनुचित है। आर्थिक क्रियाओं को साधारण असाधारण में बांटना अनुचित, असाधारण में बांटना। क्यों सर? कैसे ये, किस आधार पर ये कह रहे हैं? कहने का मतलब आज कोई कोई चीज किसी के लिए साधारण है तो किसी के लिए असाधारण है, और कल को स्थिति में बदलाव हो सकती है। तो यही चीज है। तो आर्थिक क्रियाओं को साधारण और असाधारण में बांटना अनुचित है। अर्थशास्त्र केवल सामाजिक विज्ञान नहीं है, मानव विज्ञान है। अर्थशास्त्र केवल सामाजिक विज्ञान नहीं है, जैसा कि रॉबिन्स कहते हैं, और मार्शल इसको सामाजिक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किए हैं। शास्त्र केवल सामाजिक विज्ञान नहीं है, यह मानव विज्ञान है। क्या मतलब सर? यही कि अगर आप सामाजिक विज्ञान मानेंगे तो इसका मतलब केवल समाज में रहने वाले लोगों की ही चर्चा हो पाएगी, समाज से बाहर। जबकि अगर मानव विज्ञान मानेंगे तो समाज में जो लोग हैं उनकी भी चर्चा, और जो समाज से बाहर हैं उनकी भी चर्चा, उनको भी इसका विषय बनाया जाए। जबकि मार्शल ने बार बार यही कहा कि समाज में रहने वाले लोगों की बात करें। ठीक है, यानी समाज से बाहर जो जंगल में है, जो दार्शनिक है, उन सबको जो है उन्होंने शामिल नहीं किया। लेकिन इन्होंने आलोचना करके कहे कि सामाजिक विज्ञान नहीं, ये मानव विज्ञान है। वो चाहे समाज में हो या समाज के बाहर हो, सभी इसके विषय वस्तु हैं, ना कि केवल समाज में रहने वाले लोग। मार्शल की जो परिभाषा है वो वर्ग बनाने वाली है। मार्शल की परिभाषा वर्ग कारणी है।
मार्शल की परिभाषा वर्ग कारणी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? तमाम क्लासिफिकेशन करती है। जैसे साधनों का भौतिक अभौतिक, भौतिक अभौतिक में बांटते हैं। मनुष्य को आर्थिक अनार्थिक, एडम स्मिथ वाला आर्थिक है, इनका अनार्थिक है। फिर वही साधारण असाधारण, इस तरीके का क्लासिफिकेशन इनके में ज्यादा देखने को मिलती है। रॉबिन्स इस बात का आलोचना करते हैं। ठीक है, ये वर्गीकरण, मार्शल की परिभाषा वर्गीकरणी है, वर्ग कारणी है, जो उचित नहीं है, जो उचित नहीं है। ठीक है, समाज में केवल यही चीजें नहीं होती हैं, भौतिक कल्याण, आर्थिक। ठीक है, ये वाली थोड़ा सा मैं कुछ उल्टा बोल दिया था। आर्थिक कल्याण की बात करते हैं, न कि अनार्थिक। जैसे हमने आपसे कहा कि जिस चीज के कोई भुगतान नहीं होता है वो उसको कैलकुलेट नहीं करते। ये असाधारण को कैलकुलेट नहीं करते, केवल साधारण को कैलकुलेट करते हैं। ये तीन चीजों को ये तरजीह देते हैं। ठीक है, ओके करते हो, इसको नहीं, इसको नहीं, जो उचित नहीं है, जो उचित नहीं है। साधनों का, मनुष्य का जो ये बंटवारा करते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल भौतिक आर्थिक साधारण इन्हीं रूपों में अध्ययन होता हो, ऐसा नहीं है, इनका भी अध्ययन होता है। चौथी चीज है कि अर्थशास्त्र की परिभाषा को संकुचित कर देते हैं, या अर्थशास्त्र के विषय को संकुचित कर देते हैं। अर्थशास्त्र को संकुचित कर देते हैं। संकुचित कर देते हैं, क्या मतलब सर? यही जीवन भौतिक वस्तु से संबंधित है, अभौतिक से नहीं। जीवन भौतिक वस्तु से संबंधित है, संबंधित है, अभौतिक से नहीं, अभौतिक से नहीं। ठीक है, इस तरह से बांध देते हैं, ये इसकी आलोचना हो रही है। जैसे खेती करता, ये तो भौतिक वस्तु है, तो ठीक है। अभौतिक मतलब सर संगीत, ये इसको नहीं इसमें कंसीडर करेंगे, ये केवल खेती करना इसको कंसीडर करेंगे। तो यही कहता है कि अर्थशास्त्र को के दायरे को बहुत संकुचित कर देते। अर्थशास्त्र को कल्याण के साथ स्थापित करना उचित नहीं है। अर्थशास्त्र को कल्याण के साथ स्थापित करना
कल्याण के साथ स्थापित करना उचित नहीं है। क्या मतलब सर? ये क्या कहते? कहने का मतलब कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, न कि आदर्श विज्ञान। रॉबिन्स का कहना है अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, विज्ञान है न कि आदर्श विज्ञान। ठीक है। कौन क्रिया कल्याणकारी है? और कौन नहीं? यह नीति शास्त्र का विषय है, यह नीति शास्त्र का विषय है, अर्थशास्त्र का नहीं, नीति शास्त्र का विषय है। नीति शास्त्र का विषय है, अर्थशास्त्र का नहीं। ठीक है, तो ये आदर्श विज्ञान नहीं है, ये एक वास्तविक विज्ञान है। नीति शास्त्र का विषय है, अर्थशास्त्र का नहीं। अब देखिए, जो मार्शल ने परिभाषा दी या जो भी अपना विचार प्रकट किया, निसंदेह वह एडम स्मिथ की प्रतिक्रिया में था या क्लासिकलों के विचारों के प्रतिक्रिया में था, और उनसे कहीं ज्यादा व्यापक आयाम दिया और ठोस विषय पर बताया। तो उनकी अपनी एक देन है। ठीक है, समय काल के हिसाब से आगे जो है कि दूसरे मत आए और उसकी आलोचना हो रही है, लेकिन एक निश्चित रूप देने की कोशिश की। ये बात दीगर है कि ये भी निश्चित रूप देते देते पता चला कि जो है उनकी तरह ये भौतिक कल्याण में ही फंस गए। ठीक है ना, केवल भौतिक कल्याण की ही बात कर रहे हैं, मानव के भौतिक कल्याण की बात कर रहे हैं, केवल उस मनुष्य की बात कर रहे हैं जो केवल समाज में रहता है। ठीक है, और इस वजह से जो है थोड़ा संकुचित टाइप का हो गया। अर्थशास्त्र की परिभाषा को इन्होंने संकुचित कर दिया, विचार को संकुचित कर दिया। इन्हीं के ग्रुप के एसी पीगू का भी परिभाषा है, एसी पीगू। आर्थिक कल्याण को ये भी तरजीह देते हैं। वो भौतिक कल्याण की बात करता है या आर्थिक कल्याण की बात करते हैं? अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। तो ध्यान रखिएगा, जहां मार्शल ने भौतिक कल्याण की कहानी सुनाई, वहीं एसी पीगू आर्थिक कल्याण की, आर्थिक कल्याण का अध्ययन है।
अब सवाल है कि आर्थिक कल्याण क्या होता है सर? तो सामाजिक कल्याण का वह भाग जो मुद्रा से पूरी होती हो। सामाजिक कल्याण का वह पोर्शन, कल्याण का वह भाग, आप अपने नोट्स में इस तरह से निशान बना करके काम चला सकते हैं, लाइनें बचेंगी। सामाजिक कल्याण का वह भाग जो मुद्रा से पूरी होती हो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा से पूरी होती हो। जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा से पूरी होती हो। मुद्रा मापदंड से संबंधित हो, माने मुद्रा में मापी जा सकती हो, मापदंड से संबंधित हो। तो ध्यान रहे, एसीपीयू जो है आर्थिक कल्याण की बात करते हैं, जबकि मार्शल जो है भौतिक कल्याण की बात करते हैं। और आर्थिक कल्याण से यहां तात्पर्य है कि सामाजिक कल्याण का वह भाग जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के रूप में मापी जाती हो, मुद्रा में मेजर किया जाता हो। अब हम लोग बात करेंगे जो मेजर जनरली पढ़ते हैं हम लोग, रॉबिन्स का सीमितता तथा सीमितता या दुर्लभता। दुर्लभता संबंधी दृष्टिकोण। इनका क्या है कि साधन सीमित है, दुर्लभ है, दुर्लभ है, इसका वैकल्पिक उपयोग हो सकता है। जबकि साध्य साध्य व्यापक है, व्यापक है, अनेक है, अनेक है। एक बात, और साध्य की तीव्रता अलग अलग होती है। साध्य की तीव्रता अलग अलग है। अलग अलग है। अधिकतम तीव्रता, इंटेंसिटी, अधिकतम तीव्रता वाले साध्य की पूर्ति, अधिकतम तीव्रता वाले साध्य की पूर्ति के लिए साधनों का चयन करना अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या है, अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या है, अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या है।
ठीक है। साधन सीमित दुर्लभ है, इसका वैकल्पिक उपयोग संभव है। जबकि साध्य व्यापक अनेक है और साथ में साध्य की तीव्रता अलग अलग है। कोई हमें ज्यादा जरूरी नजर आता है, कोई उससे कम। तो अधिकतम तीव्रता वाले साध्य की पूर्ति के लिए साधनों का चयन करना, यानी अपने साधन को वहां लगाना है जिससे हमको हमारी अधिकतम तीव्र इच्छा की पूर्ति होती हो। तो लेकिन इसके लिए हमें साधनों का चयन करना पड़ेगा कि कहां पर हम कौन से साधन को लगाएं। अर्थशास्त्र की यही मुख्य समस्या है इनके हिसाब से, रॉबिन्स महोदय के। ठीक है, अगर केवल लिखना हो एक लाइन में परिभाषा तो रॉबिन्स के तो विचार हमने पूरे लिख दिए थे, लेकिन अगर छोटे लाइन में लिखना हो तब की क्या होगा। अर्थशास्त्र, थोड़ा यहां कलर में चेंज कर देता हूं। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो साध्यों तथा, साध्यों माने एंड बोलते हैं इसको अंग्रेजी में कभी कभी, तो आप ध्यान रखिएगा, साध्यों तथा वैकल्पिक उपयोग वाले, वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों समन्वय के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। देखिए, जैसे टैब सिस्टम होता है दृष्टि में, अभी चूंकि कुछ ऐप में फीचर्स को बदला जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है, इसी वजह से ये टैब सिस्टम अभी आपके साथ शेयर नहीं हो पाया है। ठीक है, लाइव क्लास जैसे है मान लीजिए, तो लाइव की तरह ही होती है जिसमें आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं टैब के माध्यम से। वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। अभी पिछले 10 दिनों से अंडर मतलब रिपेयरिंग चल रहा है, अपग्रेडेशन चल रहा है। ठीक है, तो ये एक अच्छा विकल्प है कि आप हमसे तत्काल प्रश्न पूछ सकते हैं, ये फैसिलिटी आपको रहेगी। आज भले ही नहीं है, लेकिन अब मैं कोई डेट तो नहीं बता सकता कि कब तक ये चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। निसंदेह वो लोग भी तत्परता के साथ लगे होंगे। ठीक है, तत्परता के साथ लगे होंगे कि मतलब जल्दी से जल्दी इसको मुहैया करा जाए। ठीक है, और दूसरी चीज की एक दूसरा सिस्टम और होता है इसमें, जूम मीटिंग का होता है, जूम मीटिंग का, जिसमें हम और आप प्रत्यक्षता बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का आप हमसे निदान करवा सकते हैं। तो दो ऐसी एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्लास काफी इंटरेक्टिव हो जाती है, अच्छी हो जाती है। और जब तक ये दो फैसिलिटी आपको नहीं मिल रही है, तब तक के लिए मैं आपसे ये कहूंगा कि आप अपने एक पेज पर ही, कॉपी पर ही
लेक्चर का डेट डाल के, लेक्चर 1 आज जैसे हो रहा है, तो यहाँ में आपको जो भी समस्या होगी आप अपने कागज पर नोट किए रहें, ठीक है। और जिस दिन टैब सिस्टम या जूम मीटिंग सिस्टम स्टार्ट होगा उस दिन आप वो सारे क्वेश्चन हमसे पूछ लीजिए, ठीक है। ये नहीं हो कि आज ये व्यवस्था नहीं थी तो आज का तो क्वेश्चन तो रह ही गया सर, वो पूछ ही नहीं पाए, बात ही नहीं कर पाए। तो कोई नहीं, आप एक बार नोट करके रखिए और जिस दिन ये अपडेट हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, उस दिन आप हमसे अपने सारे प्रश्न पूछ लीजिएगा, हमको डिलीवर कर दीजिए, ठीक है। ये तो ये एक तरीका है। अच्छा, ये दो अभी सुविधाओं से भी आज आप पहले दिन वंचित हैं और हमने कोई स्ट्रेटेजी पर डिस्कशन इसलिए नहीं किया कि 2-4 दिन बीत जाने दीजिए, फिर मैं बाकायदा इसके क्वेश्चन के ट्रेंड एनालिसिस वगैरह सब कुछ बढ़ा करके आपको उपलब्ध कराऊंगा और एनालाइज करके बताऊंगा, ठीक है। मैं ये चाहता था कि फर्स्ट डे बिना समय गंवाए इधर उधर की बातें किए बगैर सीधे हम लोग टॉपिक पर उतरते हैं और पढ़ाई का पहले दिन से माहौल बनाते हैं, ठीक ना। यही वजह था कि हमने आज अभी डिस्कशन उस तरीके का नहीं किया कि, और बाकी इतना आप मैच्योर हैं उस बातें को बार बार रिपीट करके टाइम खराब करने का क्या मतलब है कि आपको पता नहीं है कि सिलेबस क्या है, चाहे जो भी हो, या परीक्षा कैसे होती है, क्या होगा, कितना अंक का, ये सब तो हर विद्यार्थी को पहले दिन से पता होता है। अगर नहीं भी पता होगा तो मैं बता दूंगा, वो अलग बात है, किसी दिन ऐसे ही मनोरंजन के माध्यम से, ठीक। फोकस हम लोग को पढ़ाई पर करना है कि कोर्स बहुत बृहद है और टाइम को पूरा कंज्यूम करना है, ठीक है। इसीलिए देखिए हम, और सबसे बड़ी बात है कि मैं और आप दोनों ऐसे फील्ड से जुड़े हैं जो कि जो कि हर चीज की वैल्यू करते हैं। वो पैसा ही नहीं है, वो टाइम भी है, ठीक है। पैसे से भी कहीं ज्यादा अगर कोई कीमती चीज है तो मेरे लिए टाइम है, ठीक है। पैसा तो आदमी कहीं लूज करेगा तो और कमा सकता है, लेकिन अगर वो कोई समय गंवाएगा तो समय की भरपाई कभी नहीं हो पाती। पैसों की भरपाई होती है, टाइम की भरपाई नहीं होती। इसीलिए मैं ज्यादा कथा कहानी दाएं बाएं जाने के बजाय पढ़ाने में ही विश्वास करते हैं। और एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते शायद आप लोगों में भी यही गुण हो कि आप भी जो है कि समय को बर्बाद नहीं करना चाहते, मनोरंजन नहीं चाहते हैं, हाँ केवल पढ़ाई पर फोकस रहना चाहते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत लेंदी है और एक निर्धारित समय में इसको पूरा करना होगा, क्योंकि सामने एग्जाम, ठीक है, सामने एग्जाम होगा। तो कहने का मतलब है कि इसमें ये नहीं है कि कोई अनिश्चित वातावरण है कि चलो भाई कभी भी हो जाएगा पूरा तो ठीक है, अगली बार देख लेंगे, चाहे अभी टाइम है, अभी प्रिपेयर कर लेंगे। एक डेडलाइन होती है, डेडलाइन के पहले कोर्स को खत्म करना है, तो हम एकदम टू द पॉइंट रख करके अपना काम करेंगे। आपका नोट्स तैयार रहेगा, आप इसी को बस आपको पढ़ना है। मेजर चीजें हम आपको यहाँ, मेजर इसलिए कहते हैं कि कोई आदमी 100% होने का दावा नहीं कर सकता है, इसलिए मैं बचना चाहता हूँ, नहीं तो आप वैसे मानिए कि मतलब मेजर पूरी तरह से हम चीजें यहाँ तक आपको पहुंचा, केवल और केवल बस इसी को आप चलते फिरते मोबाइल में अपना डाउनलोड करके रख लीजिएगा, केवल नोट्स को पढ़ लीजिएगा। वीडियो चलाने में टाइम लगता है, दोबारा दोबारा देखने में टाइम लगता है, लेकिन हाँ पीडीएफ अगर आपके पास रहती है तो आप कभी भी खोल करके पीडीएफ को देख सकते हैं। वो पीडीएफ देखने में, एक दिन का पीडीएफ देखने में आपको 10 से 15 मिनट लगेगा ज्यादा से ज्यादा। वीडियो चला के दोबारा देखने का थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। समय होने पर तो आप देखेंगे ही, ना होने की स्थिति में मैं पीडीएफ का सहारा लेने के लिए बोल रहा हूं। इससे आपका रिवीजन, पढ़ने के लिए बुक से भी आदमी पढ़ता है, लेकिन बुक में क्या है कि यही इन्हीं चीजों को पढ़ने के लिए आपको कई घंटों की जरूरत पड़ती, जो कि आप, और फिर उसमें से छांटना पड़ता है, ठीक। सब उपयोगी तो होते नहीं, और सब अगर जब पढ़ लिए जाते हैं तो यही नहीं क्लियर होता है कि इसमें मेरे काम का क्या था। ये काम का निकालना और केवल उस पर कमांड करना, ये बड़ी चुनौती की चीज है, ये जरूरी चीज है, इसी को करना है, ठीक है ना। चलिए
अब इसके आगे अगले दिन कर देंगे, ठीक है। यहां से अभी पहला दिन है तो कोई बात नहीं है। वैसे सुनाने के लिए आपको मैं जेके मेहता साहब वाला सुनाई दिया था, इसके आगे जो बताना है हमको और उसके आगे जो आधुनिक विचार है वो भी सुना दिया था, बस केवल लिखना है, लिख देंगे, ठीक है। जेके मेहता साहब का क्या कहा था कि आप इच्छाओं की पूर्ति से व्यक्ति को संतुष्टि मिलती है। तो सर एक उल्टा प्रश्न है, इच्छाएं तो सर कभी खत्म ही नहीं होती, एक इच्छा पूरी होगी अगली आएगी, उच्चतर आएगी। एग्जाम्पल दें, किसी के पास बाइक है, वो सोचता है कोई कार आ जाती, मारुति 800 से ही उसको उस समय संतुष्टि है, लेकिन जिस दिन वो मारुति 800 हासिल कर लेता है तो उसके बाद फिर उसको एसयूवी दिखाई देने लगती है, और जिस दिन एसयूवी हासिल कर लेता है अब उसके बाद कोई और बड़ी गाड़ी ताकि मैं चलूं तो लोग मुझे नोटिस करें, तब उसके ये अच्छा हो जाती है। लेकिन है सर, इच्छाएं तो बढ़ेगी लेकिन उसको पूरा करने के लिए साधन भी तो होना चाहिए, और मान लीजिए उतनी साधन नहीं है और पूर्ति नहीं होगी तो क्या होगा? कष्ट होगा, ठीक। क्या होगा? तो कष्ट होगा। इससे अच्छा है कि अपने आप इच्छाओं को ही इच्छा विहीन बनिए, इच्छाओं को कम कीजिए। सवाल उठता है कि कितना कम करूं सर? तो वही जितने साधन आप नहीं जुटा पाते उन्हीं इच्छाओं को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि इच्छा की जब पूर्ति होती है तभी हलचल होती है मस्तिष्क में, ठीक है, अशांति आती है अगली इच्छा के लिए। तो कहने का मतलब है कि इस अशांति हलचल से बचने का तरीका यही है कि इच्छाओं की अभाव हो, ठीक है, इच्छाओं की अभाव हो, और तो शायद हमें कोई कष्ट नहीं होगा। और यही है वास्तविक सुख की स्थिति, यही है वास्तविक सुख की स्थिति। तो इच्छाओं का अभाव को प्राप्त करना ही अर्थशास्त्र का मुख्य चैलेंज है, मुख्य विषय है। यही है जेके मेहता साहब का विचार, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। आज यहीं पर हम ओवर करते हैं, और इसके आगे वाला जो है पोर्शन वो लिख देंगे कल, और उसके कल हम लोग पढ़ेंगे कुछ और चीजें, जैसे साम्य के बारे में पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, आगमन निगमन के बारे में कल पढ़ेंगे। आप लोग भी अपना देखना चाहें देख सकते हैं, ठीक है। तो कल हम लोग का टॉपिक, क्योंकि इसमें का तो मात्र 10 मिनट का रह गया है, और उसके बाद कल हम लोग साम्य संतुलन, और उसके बाद आगमन निगमन, इस तरीके से कल पूरा कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे परसों से किस पर? वेस्ट अर्थशास्त्र पे, जो यहाँ सिलेबस के अंदर दिया था। क्योंकि इन बाहरी पोर्शन, ये जो जिसका मेंशन नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से भी है। अब हम क्या करेंगे, सिलेबस पर टिप करके चले और पता चला कि पूछ रहा है ये सारे प्रश्न, एक दो प्रश्न हाथ से निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं इन पोर्शन को कवर किया, और अच्छा रहता है किसी विषय का शुरुआती अध्ययन कर लेना थोड़ा सा, ठीक है।